नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 की इंग्लिश सब्जेक्ट की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि अभी आप तुरंत फेसबुक या व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते हैं उस पर इस वीडियो को कम से कम 10 बच्चों को भेजें ताकि इस कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसको जो लिखा है वो लिखा है अल्फांसो डॉडेट ने लिखा है। और ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे राइटर के बारे में। तो ये देखिए आपके सामने मैंने उनकी तस्वीर लगाई है। ये इसके जो राइटर है अल्फांसो डॉडेट, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए अल्फांसो डॉडेट वाज ए ग्रेट नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कि ये जो अल्फांसो डॉडेट जो थे एक महान नोवेलिस्ट थे, मतलब वो नोवेल्स लिखा करते थे और साथ ही साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी कि वो छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो नीम्स फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। और उनके जो पिता विंसेंट डॉडेट जो थे वो एक सिल्क मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि उनका सिल्क उत्पादन का उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम था। और ये जो उन्होंने लिखा है, जो लास्ट लेसन जो इन्होंने लिखा है, ये 1870 टू 1871 की बीच में वहाँ पे फ्रांस में और पर्शियन फ्रांस पर्शियन वार, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में लगातार युद्ध होते रहे थे। तो उस वक्त जर्मनी का जो नेता था उस बिस्मार्क, उसकी लीड में ये युद्ध लड़ा गया था। तो इस लेसन में ये बताया गया है कि जब कोई देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो वहाँ के लोगों की क्या मानसिक स्थिति होती है या किन परिस्थितियों से वो गुजरते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो देखिए ये जो है, ये पर्शिया, जो उस वक्त का जो पर्शिया था आज का वो जर्मनी कहलाता है। और साथ ही साथ पोलैंड, देखिए जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के एक हिस्से को मिलाकर आज का वो पर्शिया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बैकग्राउंड देखिए कि इस पोएम के बैकग्राउंड में हम ये देखेंगे कि ये बात है फ्रैंको जर्मन वार की, आल्सो कॉल्ड फ्रैंको प्रशियन वार। इस जो वार है इसको फ्रैंको जर्मन वार भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको फ्रैंको पर्शियन वार भी कहा जाता है। यानी कि फ्रांस, मोटा मोटा आप ये कहेंगे तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो लड़ाई हुई थी उसके है ये। और ये लगभग 1872, ये जुलाई 19 1870 से स्टार्ट हुई थी और मई 10 1871 तक ये लड़ाई, काफ़ी लंबा युद्ध चला था। और इसमें क्या हुआ था कि विच एक कोलिशन ऑफ जर्मन स्टेट्स लेड बाय प्रशिया डिफीट फ्रांस। इसमें जर्मन के जो स्टेट्स जो थे उन्होंने एक कोलिशन बनाकर फ्रांस के खिलाफ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो फ्रांस है वो हार गया था। द वार मार्क द एंड ऑफ फ्रेंच हेजेमनी ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड जर्मनी। और इसका नतीजा क्या हुआ था कि एक यूनिफाइड जर्मनी का निर्माण हुआ था, यानी कि फ्रांस का जो एक वहाँ पे जो दबदबा था वो दबदबा एक तरह से कॉन्टिनेंटल यूरोप में समाप्त हो गया था और साथ ही साथ एक यूनिफाइड जर्मनी का निर्माण हुआ था। तो ये देखिए, ये उसके ऊपर जो बुक भी लिखी हुई है इसे माइकल हॉवर्ड ने लिखा था। इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इसमें इस युद्ध का एक पूर्ण विवरण दिया हुआ है। और ये देखिए उसके उस जमाने के उस जो वार के जो कुछ चित्र भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पे वार फील्ड का दृश्य है ये। इसमें देखिए जो सैनिक है वो घायल सैनिक भी पड़े हैं, वो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और
ये वहाँ पे एक स्मारक बनाया हुआ है उस युद्ध की याद में। ठीक है, तो अब इस लेसन में क्या होता है कि इन द लास्ट लेसन द ऑथर अल्फांसो डॉडेट narrates event about year 1870 when France was captured by Bismarck lead Prussian forces। तो देखिए जर्मनी में एक बहुत ही फेमस लीडर हुए थे जिनका नाम था बिस्मार्क जो था, और उन्होंने ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाते हुए आसपास के सभी देशों के ऊपर उन्होंने हमला किया था। और ये जो कहानी है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है कि ये देखिए आपके सामने मैंने पिक्चर लगाया है कि ये तो जो है ये फ्रांस है और ये जो है वो जर्मनी का एरिया है। तो इन्हीं के बीच में देखिए एक रेड कलर में मैंने मार्क किया हुआ है, इस क्षेत्र को बोला जाता है अल्सेस एंड लॉरेन। तो ये अल्सेस एंड लॉरेन का जो जो डिस्ट्रिक्ट जो थे ये हमेशा से ही फ्रांस और जर्मनी के बीच में विवाद का विषय रहे थे। हालांकि ये फ्रांस के अधीन थे लेकिन जर्मनी इनके ऊपर अपना हक मानता था। तो फिर उस जर्मनी ने क्या किया कि अब उस क्षेत्र पर हमला करके और इन क्षेत्रों को जीत लिया। तो इस चैप्टर में दिखाया गया है कि उसके जीतने के बाद में वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रहती हैं, वह कैसे जर्मन भाषा को फ्रांसीसी भाषा पे थोपा जाता है। तो वहाँ पे एक टीचर होते हैं मिस्टर हैमल, वो मिस्टर हैमल जो है उनको ये आदेशित किया जाता है कि भाई आज से आपको देश छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कल से यहाँ पे फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उस कंडीशन में एक बच्चा जो रहता है उसकी जो मनोदशा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो अल्सेस एंड लॉरेन के क्षेत्रों को जर्मनी ने जीत लिया, फिर क्या हुआ, पर्शियन रूल के अंडर में वो आ गए। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो फ्रेंच भाषा जो पढ़ाई जाती थी वो डिसकंटिन्यू हो गई है, उसको पढ़ाना बंद कर दिया गया। अब इसमें जो हमारा जो नरेटर है वो द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज बाय ए फ्रेंच बॉय। इसमें एक फ्रेंच लड़का होता है, उसका नाम भी फ्रेंज होता है। तो वो फ्रेंज नाम का एक बच्चा है, वो ये कहानी हमको सुना रहा है। और ये जो फ्रेंच जो है वो एक लेजी बॉय है, यानी कि वो एक बहुत ही आलसी लड़का है। देखिए मैं आपको उसका पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए ये वो लड़का है फ्रेंच जो काफ़ी लेजी है और उसकी स्कूल आने की इच्छा नहीं होती, उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो एक दिन जब वो स्कूल आता है तो उसको पता चलता है कि कल से तुम्हें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। और फिर उसके अंदर किस तरह वो देशभक्ति की भावना जागृत होती है और कैसे वो जो टीचर है मिस्टर हैमल वो अपना लास्ट लेसन देता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कि ए सेंसिटिव नेचर, वो बहुत ही सेंसिटिव है वो लड़का। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, हालांकि वो बहुत ज़्यादा आलसी है, फ्रेंड्स लाइक्स टू प्ले, तो वो हमेशा खेलना पसंद करता है। एंड इज़ ऑफ ए सेंसिटिव नेचर, वो बहुत ही संवेदनशील वो लड़का है। आगे क्या होता है कि फर्दर मोर फ्रेंड्स हेट हिज टीचर मिस्टर हैमल। तो उसके एक टीचर होते हैं मिस्टर हैमल, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो उनसे एक नफरत करता है इन हिज स्कूल एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच। और उसको फ्रेंच भाषा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर देखिए क्या होता है कि फ्रेंच जो होता है वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता है। डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से हो जाता है कि वो फ्रेंच, आवर नरेटर वाज नॉट इन द मूड ऑफ अटेंड द स्कूल। वो आज वो है वो स्कूल अटेंड करने के मूड में नहीं है दैट डे, रेदर ही वाज अट्रैक्टेड बाय वेरियस थिंग्स। और उसको क्या बहुत सी अलग अलग चीज़ों में मज़ा आता है, जैसे सोल्जर्स की ड्रिलिंग को देखने में, बर्ड्स को देखने में, 100 मील को देखने में। 100 की मील का मतलब वहाँ पे जो घास को कंप्रेस करने की जो मीलें होती थी उन्हें 100 मील कहा जाता था। तो उसको 100 मील की इन चीज़ों में बजाय पढ़ाई के उसको इन चीज़ों में रहता है। फिर इसमें देखिए वो हमेशा द बर्ड्स वर चिपिंग ऑन द एजेस ऑफ द वुड्स। तो वो हमेशा क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा आकर्षित होता था, उसे जंगलों में घूमना, पक्षियों को देखना, इन चीज़ों से उससे बड़ा प्रेम था। फिर वो क्या होता है कि हालांकि उसको जो और वहाँ पे जो नदी है उसकी ब्यूटी, उसके आसपास घूमना, जंगल को घूमना, ये सब देखना उसको अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके और वो स्कूल की तरफ चला जाता है। बट समहाउ ही रेजिस्टेड एंड रेस्ट टू द स्कूल। फिर स्कूल की तरफ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सामिल। और जो पर्शियन सोल्जर्स है उस सामिल के पीछे वो जो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि अपने लेफ्ट राइट बोलते हैं जिसको लेफ्ट राइट करते हैं या पदमार्च करते हैं,
वो जिसको बोलते हैं ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो शहर के बीचों बीच जो टाउन हॉल होता है, तो देखिए टाउन हॉल क्या होता है कि टाउन हॉल एक ऐसा, जैसे आप कहते हैं ना भाई देश में जैसे जिस तरह असेंबली हो, जो सॉरी पार्लियामेंट होती है स्टेट में, जिस तरह असेंबली होती है, उसी प्रकार सिटी गवर्नमेंट को चलाने के लिए वहाँ के जो पदाधिकारी जहाँ बैठते हैं उसे टाउन हॉल कहा जाता है। तो वहाँ पे टाउन हॉल के आस बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड थी, तो वो भी वहाँ रुक जाता है। तो व्हेन ही पास थ्रू द विलेज टाउन हॉल, तो वो विलेज के टाउन हॉल की तरफ से वो गुजरता है, ही सा ए वास्ट मल्टीट्यूड, तो वहाँ पे देखता है कि बहुत बड़ी जो भीड़ होती है, वास्ट मल्टीट्यूड का मतलब बहुत बड़ी जो भीड़ होती है, रीडिंग समथिंग, वो कुछ पढ़ रही होती है, आउट ऑफ द सेम बुलेटिन बोर्ड विच हैज़ बीन ए हार्बिंजर ऑफ सो मेनी बैड न्यूज़ लाइक लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एंड द ड्राफ्ट एटीसी। तो देखिए आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया है, आपको इंटरनेट से, आपको टीवी रेडियो से, न्यूज़पेपर से आपको सारी न्यूज़ मिलती रहती है। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो अगर आम जनता तक कोई समाचार पहुंचाना होता था, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट क्या करती थी कि टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड होता था, उसके ऊपर वो न्यूज़ या उसके ऊपर जो कोई नोटिस वगैरह होता था वो चिपका दिया जाता था, और जनता जो थी वो वहाँ आकर पढ़ सकती थी कि वो सरकार उनसे क्या कहना चाहती है। तो उसका जो इंटरेस्ट जो मोस्टली रहता है वो, अब बुलेटिन उसका इंटरेस्ट जागृत होता है भाई बुलेटिन बोर्ड पे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो बुलेटिन बोर्ड ही था जो उनके लिए बार बार बुरी खबरें लेके आता था कि भाई उनका जो देश है वो युद्ध हार चुका है, अबाउट द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के बारे में, और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स एंड द ड्राफ्ट इत्यादि, वो सब उसी बुलेटिन पे लिखे जाते थे। तो ये देखिए, ये मैंने इसका पिक्चर लगाया है, ये टाउन हॉल है। अब क्या होता है कि फिर वो टाउन हॉल से गुजरते हुए वहाँ कुछ समय बिताता है, उसके बाद में वो स्कूल की तरफ आ जाता है। तो अब वहाँ जैसे वो स्कूल पहुँचता है तो उसको स्कूल के अंदर कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। चेंजेस कैसे नज़र आते हैं कि यूजुअली अक्सर तो क्या होता है, ये देखिए उसका स्कूल है, तो अक्सर जब भी वो स्कूल आता है तो अक्सर यूजुअली तो क्या होता है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो हमेशा वहाँ शोर शराबा होता है। जब भी वो स्कूल आता है तो वहाँ पे ग्रेट बसल होता है, बहुत ही शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वो इतना ज़्यादा होता है कि आप उस शोर शराबे को स्ट्रीट तक या गली तक या रोड तक वो शोर शराबे की आवाज़ आती है। और आवाज़ किस चीज़ की आती है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि डेस्कों के खुलने की और बंद होने की आवाज़, लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ रिपीट किए गए, या जैसे जिसको कहते हैं ना दोहराना, कि क्लास में आपको कोई चीज़ दोहराने के लिए दे दी जाती है, रिपीट करने के लिए दे दी जाती है, या लर्न करने के लिए दे दी जाती है, तो एक साथ यूनिजन, एक यूनिजन का मतलब एक साथ उसको रिपीट करने की आवाज़ आती थी। साथ ही बहुत लाउड आवाज़ें होती थी, और स्टूडेंट्स हैंड ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई चीज़ अच्छे से समझनी हो तो उसे अपने इस आसपास हो रहे शोर को दबाने के लिए अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था, इतना ज़्यादा शोर होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उस आवाज़ को दबाने के लिए, उन बच्चों को चुप कराने के लिए टीचर क्या करते थे कि अपने जो स्केल होते थे या अपने जो रूलर जो होते थे, अपने जो डंडे होते थे, उनको बार बार टेबल के ऊपर ठोका करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, आज स्कूल में बहुत ही ज़्यादा शांति थी। अब देखिए क्या होता है कि द टीचर मिस्टर हैमल वाज इन ग्रेव मूड, कि जो मिस्टर हैमल जो हैं, वो जो टीचर हैं, वो बहुत ही ग्रेव का मतलब दुखी मूड में हैं, और आज उन्होंने विशेष कपड़े पहने हुए हैं। स्पेशल अटायर का मतलब स्पेशल क्लॉथ्स, जो कोई ओकेजन वगैरह पे या कोई अवसरों पे वो पहनते थे, ऐसे कपड़े उन्होंने आज पहने हुए थे। यानी कि आज वो स्पेशल कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, जो फंक्शन वाले जो कपड़े होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि द थंडर क्लैप, अचानक क्या होता है कि फ्रेड्स के ऊपर एक तूफान गिरता है। तूफान कैसे, यानी कि वहाँ पे मिस्टर हैमल जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं, क्या अनाउंस करते हैं, दैट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज रिप्लेस्ड, कि बर्लिन से आदेश, बर्लिन का मतलब जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है, वहाँ से आदेश आया है कि अब स्कूलों में फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और ये जो
ये आज का जो लेसन है वो उनका फ्रेंच जो लेसन है उसका ये लास्ट लेसन है। और आज से ये फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है और कल से जो है यहाँ पे फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं जाएगा। तो इसको जैसे ही फ्रेंच जो है, जो वो जो बच्चा होता है ये सुनता है, उसको वो बहुत ही ज़्यादा टेकन अबैक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है इस बात को। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर कोई थंडर क्लैप टूट पड़ा है या कोई तूफान आसमान टूट पड़ा हो। अब क्या होता है साहब, अब फ्रेंड्स की फीलिंग क्या आती है इसको देखने के बाद। तो अब इसी के साथ हमारा जो वीडियो ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेंड्स के ऊपर जो ये तूफान टूटा है और उसको क्या फील होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।